मिडवाइफरी के अंदर बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, यानी कि जो एक्टिव मैनेजमेंट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, यानी कि जो प्रथम प्रसव की अवस्था है उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए एज ए नर्स, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रथम अवस्था है उसके बारे में हम लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा है। तो उस टाइम की जो पीरियड होती है वो ऑनसेट ऑफ पेन से लेकर के फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक होती है, यानी कि ग्रीवा का पूर्ण विस्फारण होने तक की जो समय होती है उसको हम बोलते हैं प्रथम अवस्था। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जब ये स्टेज कंटिन्यू हो रहा होता है, जब ये अवस्था चल रही होती है, तो उस टाइम पे हम कैसे एज ए नर्स एक अच्छे तरीके से एक्टिवली मतलब हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं कि वो जो डिलीवरी का जो फर्स्ट स्टेज का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही पीसफुली कंप्लीट हो जाए और उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इसको पीसफुली यानी कि बहुत ही सुगम्य तरीके से हम उसको अगर कंप्लीट करना चाहें, सुविधापूर्वक हम उसको कंप्लीट करना चाहें, तो एज ए नर्स हमारी दायित्व बनती है कि हम कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है इमोशनल सपोर्ट। यानी कि जब भी वो जो प्रेग्नेंट मदर हैं, जब वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में रहती हैं, जब उनका वो टाइम पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि उनको भावनात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो गर्भवती महिला होती हैं वो बहुत ज़्यादा विचलित होती हैं, उनको बहुत सारे भय होते हैं, बहुत सारी उनको डर होती है, टेंशन्स होते हैं कि पता नहीं उनके डिलीवरी में किस तरीके का उनके साथ व्यवहार किया जाएगा नर्सिस के द्वारा। तो एज ए नर्स हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके प्रति अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, यानी कि जो हम पे वो आसानी से विश्वास कर पाएँ और हम उनके ट्रस्ट को जीत पाएँ, जिससे कि हम उनको जो भी केयर प्रोवाइड करें वो ईजिली उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो संक्रमण है इन्फेक्शन का, जो भी इन्फेक्शंस हैं उनकी जो ट्रांसमिशंस हैं उसको रोकने के लिए, उनके फैलाव को, उनके विस्तार को रोकने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे एसेप्टिक टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स के थ्रू हम प्रिवेंशन को इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना, रोक सकते हैं इन्फेक्शन के फैलने से। जैसे हम इसमें कुछ स्टेप्स ले सकते हैं कि जो भी मदर जैसे ही आ रही हैं लेबर वार्ड में, तो वहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, प्री लेबर वार्ड में जब वो रहती हैं तो उनको जो हॉस्पिटल की क्लीन एंड स्टरलाइज्ड जो गाउन होती है वो उनको वियर करानी चाहिए। साथ ही साथ उनको एसेप्टिक टेक्निक्स अपना करके उनको जब भी एग्जामिन करना हो, उनको जब भी जांच करना हो, उसके लिए हमें एसेप्टिक टेक्निक्स अपनानी चाहिए। और साथ ही साथ ये ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए जो बेड मेकिंग की गई, यानी कि जो बिस्तर बनाया गया है वो भी क्या हो, क्लीन हो अच्छे से, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो। और साथ ही साथ जो अनवांटेड लोग आ रहे हैं वहाँ पे, जो भी उनके रिश्तेदार हैं या जो अदर पीपल्स हैं, वो जब वहाँ पे आना जाना उनका कम से कम हो, ऐसा करना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, हम प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन को इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन को हम प्रिवेंट कर सकें, यानी कि रोक सकें। ठीक है, और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उनकी पेरिनियल केयर कर सकते हैं, उनकी बॉडी की हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। इन सभी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केयरफुल एग्जामिनेशन की। केयरफुल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक हमें एक परीक्षण करनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे पास एज ए नर्स मिडवाइफ जब हम रहते हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, खास करके लेबर वार्ड में रहते हैं, तो जब प्रेग्नेंट मदर हमारे पास आती है तो जब भी हम उनको एग्जामिन करें, हमें साउंड मेथड्स का यूज करके उनको एग्जामिन करना चाहिए, यानी कि हमें बिल्कुल ही कोमलता का ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल ही पीस का ध्यान में रखते हुए कि उनको किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट ना लगे। हम जब भी उनको एग्जामिन करें वो उसके वजह से ऑकवर्ड फील ना करें, बहुत ज़्यादा उनको घबराहट ना हो, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को असहज महसूस ना करें। इनको ध्यान में रखते हुए एज ए नर्स और मिडवाइफ हमें क्या करनी चाहिए, एग्जामिन करनी चाहिए, और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि हमारे वजह से उनको किसी भी तरीके की नुकसान ना हो। जैसे जो गर्भवती महिला होती हैं उस टाइम पे हम ध्यान देते हैं कि अगर जो उनकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन है अगर रप्चर नहीं हुई है, तो हम जब भी वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो जब फिंगर इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें ग्लव्स का यूज करना चाहिए, ताकि वहाँ पे एसेप्टिक मेथड अपना सकें हम, वहाँ पे इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कम हो। साथ ही साथ हमें बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक एग्जामिनेशन करना चाहिए ताकि वो मेम्ब्रेन रप्चर ना हो जाए,
मतलब समय से पहले वो रप्चर ना हो जाए, और साथ ही साथ मदर को किसी भी तरीके का इंजरी ना हो, इन सभी बातों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब हम केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि मदर की अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम करा सकते हैं। मदर की जो भी मदर अपने साथ रिपोर्ट्स लेकर के आई होंगी, पहले जो भी उनके जांच हुए होंगे, उन सभी रिपोर्ट्स को हमें ध्यान से देखना चाहिए, और उन सभी में हमें बिल्कुल ही एक एक पॉइंट को नोटिस करते हुए देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी हमसे मिस्टेक ना हो जाए, जिसके वजह से मदर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है, केयरफुल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट हम बात करें पेरिनियल केयर की, पेरिनियल प्रिपरेशन की, सॉरी। पेरिनियल प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि जो मूलाधारीय तैयारी होती है, यानी कि जो मूलाधार है, यानी कि जो पेरिनियल एरिया है मदर का, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसको हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। इस प्रिपरेशन में, इस तैयारी में हम क्या क्या करते हैं एज ए नर्स मिडवाइफ, हमें उस एरिया को बिल्कुल क्लीन करना है, सेव करना है। वहाँ के जो भी हेयर्स होंगे, जो भी वहाँ पे डर्ट्स होंगे, उनको हमें एसेप्टिक जो सॉल्यूशंस होंगे उसका यूज करते हुए उसको क्लीन करना है। साथ ही साथ जो पेरिनियल पैड्स आते हैं उनको वहाँ पे यूज करना है, जिससे कि हम क्या कर सकें, पेरिनियल को प्रिपेयर कर सकें। ये प्रिपेयर करना इसलिए आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब बेबी बाहर की तरफ डिलीवर्ड हो तो किसी भी तरीके का उसको इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट हो उसके अंदर, और साथ ही साथ मदर भी हाइजीन मेंटेन कर सके, जिसके वजह से वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनीमा के बारे में। एनीमा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अगर किसी मदर को कॉन्स्टिपेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तो कॉन्स्टिपेशन आम सी बात हो जाती है, नॉर्मल बात हो जाती है, तो अगर उस मदर को पहले से 2-4 दिनों से या 24 आवर्स से, एक दिन पहले से, 2 दिन पहले से उनको अच्छे से उनका स्टमक क्लियर, सॉरी उनकी जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से क्लियर नहीं हुई है, यानी कि उनका बॉयल अच्छे से पास आउट नहीं हुआ है, जो भी उनके स्टूल हैं वो अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, एनीमा उनको देना होता है। क्योंकि एनीमा अगर हम नहीं देंगे तो उसका ये एक खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है कि जब बेबी बाहर की तरफ आता है, जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है, तो जब बेबी का हेड डिलीवर होता है तो उस टाइम पे पीछे की तरफ रेक्टम के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर जनरेट होने के कारण वहाँ पे मदर डिफिकेट कर सकती हैं, और उस डिफिकेशन के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो सकता है, और साथ ही साथ इन्फेक्शंस की ट्रांसमिशंस हो सकती है, और बेबी को भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, और हमें भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है उस लेबर के दौरान। इसलिए हमें एज ए नर्स और मिडवाइफ हमें अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हुए हमें एनिमा मदर को पहले ही इंड्यूस कर देना है, इंसर्ट कर देना है, जिससे कि क्या हो सके, उनको किसी भी तरीके की कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम ना हो, और उस दौरान जब डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा हो वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर एनिमा नहीं देते हैं ना, तो मदर को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और वो फिर लेबर की जो प्रोसेस है उसमें बाधा डाल सकता है, और जो एक पेन की जो कंटिन्यूटी है, एक जो उसकी इंटेंसिटी है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर सकता है, दिक्कत पैदा कर सकता है, जिसके वजह से सही लेबर पेन नहीं इंड्यूस होगा, सही लेबर पेन नहीं आएगा, जिसकी वजह से डिलीवरी प्रोसेस में टाइम लग सकता है और लेट हो सकती है। ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एनिमा दे देना चाहिए, ताकि मदर को भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमें भी डिलीवरी के टाइम पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो जब हम डिलीवरी करा रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लैडर की, ब्लैडर यहाँ पे वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि जो मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर होती हैं, उनका अगर ब्लैडर क्लियर नहीं होगा, ब्लैडर इसीलिए बोला जाता है कि जब भी वो प्री लेबर वार्ड में रहती हैं तो उनको बार बार यूरिनेट करने के लिए बोला जाता है, ताकि उनका ब्लैडर क्लियर रहे। क्योंकि ये जो रेक्टम है, ब्लैडर है, ये सभी जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर अगर क्लियरेंस नहीं होगी, ये क्लियर नहीं होंगे, तो आगे चल के जब डिलीवरी का जो प्रोसेस है या जो लेबर का जो फर्दर प्रोसेस अभी आगे कंटिन्यू होगा, उसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एनेमा एंड ब्लैडर को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई मदर बार बार यूरिनेट करने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं ज़्यादा चल फिर सकती हैं, उनको अवॉइड करने के लिए बोला गया है कि वो ज़्यादा वॉकिंग वगैरह को अवॉइड करें, उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उनको तुरंत में हमें यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो सके, उनकी जो ब्लैडर है वो आसानी से क्लियर हो जाए, और वो पेन जो इंड्यूस होगा, लेबर पेन, उसमें भी किसी भी तरीके की डिस्कम्फर्ट ना हो, और जो बेबी पास आउट होगा उसकी वजह से मदर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और आसानी से बेबी वहाँ पे डिलीवर हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर जब प्रेशर जनरेट होगा तो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर जनरेट होने के कारण मदर यूरिनेट कर सकती हैं, और साथ ही साथ अगर उनके रेक्टम के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा तो वो स्टूल पास आउट कर सकती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्ट एंड पोजीशन की, रेस्ट एंड पोजीशन का मतलब क्या है, विश्राम और स्थिति जो है, यानी कि जो मदर हैं उनकी जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनको रेस्ट प्रोवाइड करनी है या उनको किस पोजीशन में रहना है, इसके बारे में हम उनको गाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई मदर है, उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे मान लेते हैं वो नॉर्मल है, उनको किसी जैसे प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं हुआ है, यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन पहले से रप्चर नहीं हुआ है, साथ ही साथ उनको प्लेसेंटा प्रीविया का भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या उनको एक्लेम्सिया की भी कोई कंडीशन नहीं है। ऐसी कुछ कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसी जो अनवांटेड जो, तो उनको सही पोजीशन हमें देना है, क्योंकि मदर को अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे वॉकिंग के लिए अवॉइड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है या उनको कोई ऐसी मेडिसिन दी गई है जिससे कि पेन इंड्यूस हो, तो उस कंडीशंस के लिए हम उनको अवॉइड कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चले फिरे नहीं। लेकिन अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो उनको चलना फिरना उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जब वो ज़्यादा वॉकिंग करेंगी, ज़्यादा चलेंगी, तो उसके वजह से लेबर पेन अच्छा से आता है, लेबर पेन सही टाइम से आ जाता है, और जिसके वजह से बेबी भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, नीचे की तरफ एंगेज्ड हो जाता है, अगर पहले एंगेज नहीं हुआ रहता है उसका हेड। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर रेस्ट एंड पोजीशन हम उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर डाइट की बात करें तो डाइट में हमें स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए एज ए नर्स और मिडवाइफ कि हम क्या करें कि उनको किसी भी तरीके की सॉलिड डाइट प्रोवाइड ना करें, क्योंकि सॉलिड डाइट प्रोवाइड करने से उनको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है, और ख़ास करके ये उस टाइम कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है जब मदर को अगर एनेस्थीसिया दिया गया है, तो एनेस्थीसिया में ये उनको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है सॉलिड डाइट। लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लिक्विड डाइट होती हैं, जैसे जूसेस वगैरह हो गई या सिप ऑफ वाटर्स हो गए, या अगर उनको हम किसी भी तरीके से बोले कि जैसे जो नॉन एसिड वाले जो लिक्विड्स हैं, है ना, जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस ना करते हों, वैसे हम जो लिक्विड्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि उनको किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन की। वजाइनल एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं कि जो वजाइनल एग्जामिनेशन है ये भी एक तरीके से एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर आता है, क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, बच्चे की हेड की पोजीशन को पता कर सकते हैं कि बच्चा एक्चुअली में डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो कैसे पता चलता है, वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू पता चलता है, जो कि नर्स जो होती हैं, मिडवाइफ जो होते हैं, वो फिंगर इंसर्ट करके, और इसके साथ साथ हम जो ग्रीवा का विस्फारण है, यानी कि सर्विक्स को का जो डायलेटेशन है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट बात करें एब्डोमिनल पैल्पेशन की, तो एब्डोमिनल पैल्पेशन यानी कि जो एब्डोमेन होता है, जो हमारी उदरीय परिस्पर्शन जिसको बोलते हैं, यानी कि जो उदर वाला पोर्शन है, जो एब्डोमेन वाला एरिया है, पेट वाला जो एरिया है, उसको हम क्या करते हैं, पैल्पेट करके देखते हैं। इस पैल्पेशन से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, जैसे कि बेबी का पोजीशन कैसा है, बेबी अभी कौन से पोजीशन में है, बेबी का हेड कहाँ पे है। साथ ही साथ इससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि जो यूट्रस के अंदर संकुचन है, वो कितने इंटेंसिटी के साथ है, कितनी तीव्रता के साथ है, उसकी स्पीड क्या है, साथ ही साथ फीटल का हार्ट रेट किस रेट से चल रहा है। ये सभी चीज़ें हम कैसे पता कर सकते हैं, एब्डोमिनल पैल्पेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी पता करने से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, क्योंकि अगर टाइम से हम सभी चीज़ें एग्जामिन कर पाएंगे, सभी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम उस कंडीशन जो कॉम्प्लिकेशन आने वाली भी होगी उसको हम पहले से ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और उसके लिए जो स्टेप लेना होगा वो ही स्टेप हम ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर लास्ट वन हम बात करें, मॉनिटरिंग द फीटल वेलबिंग। फीटल वेलबिंग में हमें यही देखना है कि जच्चा बच्चा जो है वो दोनों स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि मदर भी स्वस्थ होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो बेबी है यूट्रस के अंदर में वो भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स होते हैं, जैसे हार्ट साउंड उसका सुनना, उसकी प्रॉपर मूवमेंट देखना, उसकी पोजीशन देखना, इन सभी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फीटल वेलबिंग को एग्जामिन कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रही है, बच्चे की हार्ट बीट हमें नहीं सुनाई दे रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके वजह से आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर हम एक्टिवली टाइम रहते हुए इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो आज हम लोगों ने इसी के बारे में बात किया कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, यानी कि प्रथम अवस्था का कैसे प्रबंधन करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं,
और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।